हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी डिस्कशन को, द प्रोफाइल ऑफ वुमेन इन इंडिया। आज जो इसके सारे पॉइंट्स हैं हम इस लेक्चर में वाइंड अप कर देंगे। हमें डिस्कस करना है पॉइंट नंबर 5। लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस करा था औरतों के लिटरेसी रेट के बारे में और उनके एजुकेशन स्टेटस के बारे में। इसके साथ ही हमने ये भी डिस्कस करा था लिटरेसी और एजुकेशन जो टर्म होती है उसमें डिफरेंस क्या होता है। अच्छी तरीके से उसको हमने जान लिया था। अब बात करते हैं भारत के अंदर औरतों के एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बारे में कि औरतों के पास रोजगार कितना है। एक बेसिक बात पहले डिस्कस करते हैं। ये सब जो लिखा हुआ है ये तो हम पढ़ ही लेंगे, इसको हटाओ। हमारे देश में ज़्यादातर औरतें, पहले बताओ कौन सी औरतें हैं। मतलब दो प्रकार की लेडीज़ होती है ना, एक जिसको आप कहते हो वर्किंग वुमेन और दूसरी होती है जिसको आप कहते हो हाउसवाइफ। हमारे देश में सबसे ज़्यादा औरतें कौन सी हैं पहले बताओ। हाउसवाइफ है ना, इस चीज़ में हमें कोई डाउट नहीं है। ज़्यादातर औरतें हाउसवाइफ हैं, मतलब वो काम नहीं करती हैं बाहर जाकर। हाउसवाइफ लेकिन बहुत सारे काम करती हैं घर के। मतलब ऐसा नहीं कि वर्किंग वुमेन जो हैं वो बाहर जा रही हैं काम वगैरह करने, सैलरी वगैरह लेकर आ रही हैं। हाउसवाइफ भी तो लेकिन बहुत सारे काम करती है वर्किंग वुमेन से, बल्कि घर का कभी कभार लोड बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। सास ससुर की सेवा करना, खाना बनाना, बच्चों के कपड़े धोना, कपड़े प्रेस करना, काम वाली का ध्यान रखना, काम वाली ना आए तो अपने पति का सर फोड़ देना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हाउसवाइफ के लाइफ में, जिसके लिए हाउसवाइफ एक लोड लेती है अपनी दिनचर्या में। और लगातार हाउसवाइफ जब मतलब कोई लेडी अगर डिसाइड करती है कि उसको प्रॉपर अच्छी वाली एक हाउसवाइफ बनना है, या शादी के बाद उसको बनना पड़ता है अगर हाउसवाइफ, तो पूरी ज़िंदगी सेम रूटीन में निकल जाती है। सेम सुबह से उठते रात तक वही सेम चीज़ सेम चीज़ सेम चीज़, रोज़ सेम रूटीन चल रहा होता है। मेहनत तो है, यानी कि हाउसवाइफ हार्डवर्क तो करती हैं, इस चीज़ में कोई संदेह हमें नहीं है। हार्डवर्क तो है, लेकिन जो भी इनका हार्डवर्क है क्या हम उसको रिया जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे, नेशनल इनकम में आकांक्षा शामिल करेंगे? क्यों? हार्डवर्क तो कर रही है ना, मेहनत तो कर रही है, पसीना तो बहा रही है, शरीर तो टूट रहा है। चाहे मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही हो, चाहे बीमारी हो, चाहे बुखार हो, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, पति की रोटी, बच्चे की रोटी, कपड़े धोना, सास ससुर की गुलामी करना, सब कुछ करना पड़ेगा विदाउट किंतु परंतु करते हुए, अगर कोई एक डेडिकेटेड अच्छी हाउसवाइफ है जैसे हमारी मम्मियाँ होती हैं। ठीक है, तो लेकिन फिर भी जीडीपी और नेशनल इनकम में इनका कंट्रीब्यूशन ऐड होगा कि नहीं होगा? यार इतनी मेहनत कर रही हैं, आपका होगी, आप कह रहे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? यस, काम, यस, टैक्स नहीं दे रही है एक तो, गुड पॉइंट, और उसके साथ कोई एक इनकम नहीं मिल रही है इनको। अच्छा एक बात बताओ आकांक्षा, हाउसवाइफ हाउसवाइफ की एक आदत होती है रिया, मयूर, आकांक्षा, कि अब दोस्तों उसको पर्सनली मत ले लेना, एक तड़का लगाने के लिए अपने लेक्चर में मैं ऐसी बातें करता हूँ, दिल से मत लगा लिया करो और पेपर में लिख कर मत आना। हाउसवाइफ की एक आदत होती है रिया, हस्बैंड जब नहाने जाते हैं ना, उनके पर्स से, उनके बटुए से नोट निकाल लेती हैं। तो पैसा तो है, पैसा तो आ रहा है, मतलब कहीं से भी आ रहा हो, चाहे चोरी कर आ रहा हो, चाहे कैसे भी कर आ रहा हो, पैसे निकाल लेती हैं, है ना। और जो औरत पैसे ना निकाले जब हस्बैंड नहाने गया हो या फिर इधर उधर ना हो, मतलब प्यार से मांगेंगी तभी मिल जाएंगे, लेकिन चोरी मतलब कर लेती हैं हाउसवाइफ। तो इसको हम जीडीपी या नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करेंगे क्या? नोट तो निकाल लेती है रोज 100 रुपए का या 500 रुपए का, बताओ। ये कैलकुलेट नहीं होगा नेशनल इनकम में, जीडीपी में? क्यों? पैसा तो आ रहा है ना हाथ में, चाहे कैसे भी आ रहा हो। यस, वो कमाई क्योंकि पापा की है, वो उनकी नहीं है जो नोट उनके हाथ में आए हैं, है ना। अगर मैंने आपको पहले भी बताया था
अगर हाउसवाइफ जितना काम घर वालों के लिए करती हैं, यही पड़ोस में जाकर बर्तन मांज रही होती किसी के घर में, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह कर रही होती, गाड़ी साफ कर रही होती, अखबार फेंक रही होती, तो इनकम फिर भी मिल जाती, तो वो जीडीपी या नेशनल इनकम में भले ही कम मिलती, कैसे भी मिलती, लेकिन कंट्रीब्यूशन तो रहता जीडीपी या नेशनल इनकम में। लेकिन इस केस में इनका कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। अब ये सब बातें हम कर चुके हैं, लेकिन मैं ये वाली बातें रिपीट क्यों कर रहा हूँ? ये रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूँ आपको दो टर्म से, दो कॉन्सेप्ट से अवगत करवाने के लिए। पहले हम उन दो कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसी के बाद जो यहाँ पर ये रामकथा लिखी हुई है, फैक्ट्स लिखे हुए हैं, परसेंटेजेस लिखी हुई हैं, जो कि सबसे हेटेड पार्ट होता है, उसको हम आराम से समझ सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर दो टर्म जिसको स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, उनको शायद से पता भी नहीं होती है। आप में से कोई इकोनॉमिक्स ऑनर्स ग्रेजुएट अगर होगा या एमए होगा, शायद से उसको भी ना पता हो, लेकिन आपको इस लेक्चर के बाद ये दो टर्म्स में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया, छोटी सी चीज़ बताई, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस बहुत है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। हमने 1.5 घंटा इसके ऊपर बात करी। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वर्कफोर्स और लेबर फोर्स की। अगर आप गूगल सर्च भी करोगे ना इसको, तो गूगल सर्च ऐसा बताती है कि जो ये लेबर फोर्स है, ब्रैकेट में लिख दिया जाता है ऑल्सो नोन एज वर्क फोर्स। मतलब गूगल के हिसाब से ये दोनों कॉन्सेप्ट एक जैसे ही हैं, मिलते जुलते हैं, क्योंकि ब्रैकेट में अगर गूगल लिखकर दे रहा है लेबर फोर्स और वर्क फोर्स, या वर्क फोर्स को सर्च करोगे तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा और लेबर फोर्स, तो गूगल के हिसाब से भी काफ़ी हद तक सेम ही है ये, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं है। क्योंकि मैं उसको, अगर ये सेम होता तो फिर दूसरी टर्म की नीड ही क्या पड़ती। दोस्तों एक रूल याद रखना अपनी लाइफ का, पढ़ते हुए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नॉर्मल पढ़ रहे हो, अपना कोई बुक पढ़ रहे हो, नॉवल पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, किताब है अगर हाथ में, तो एक चीज़ याद रखना, अगर दूसरी टर्म आती है और बीच में अगर उसके और लग जाता है, ठीक है, कहने के लिए हम कह देते हैं कि दिस इज ऑल्सो नोन एज दिस, लेकिन दूसरी टर्म पहली वाली टर्म से मिलती जुलती है, लेकिन फिर भी दोनों में एक डिफरेंस होता है। ये वाली अपनी एक हैबिट बना लो, दिमाग को कभी मतलब ऐसा मत बोलना कि हाँ ये दोनों टर्म सेम होती हैं, सेम प्रतीत होती हैं, लेकिन गहराई से जाओगे तो दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस है। क्योंकि अगर डिफरेंस नहीं होता तो फिर एक ही टर्म दुनिया में यूज हो रही होती ना, दूसरी टर्म जो होती है वो इन्वेंट ही नहीं होती। दूसरी टर्म का भी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस, कोई ना कोई उसकी महत्वता जरूर होगी ना, तभी तो वो हम यूज कर रहे हैं, तभी तो वो एक तरीके से डेवलप हुई है, इन्वेंट हुई है। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द कोर डिफरेंस बिटवीन दीज टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्कफोर्स एंड लेबर फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर लेबर फोर्स की और वर्क फोर्स के डिफरेंस की, आप मुझे बताओ आप इससे क्या समझते हो, क्या आप किसके बारे में डिफरेंस जानते हो, क्या बताओ, आप जानते हो डिफरेंस इसके बारे में? सुना तो होगा आपने ही हर जगह। हाँ, क्या है डिफरेंस? लेबर फोर्स में जॉब ढूंढ रहा होता है पर्सन, काम करना चाहता है ना, और वर्क फोर्स में, अच्छा चलो मैं बताता हूँ, आप लोग अपनी अपनी जगह पर ठीक हो, लेकिन मैं आपको इसको प्रॉपर तरीके से बताता हूँ क्या है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं लेबर फोर्स की। ठीक है, पहले हम समझते हैं लेबर फोर्स को। लेबर फोर्स के अंदर हर एक वो व्यक्ति आता है जो कि वर्क कर रहा है या वर्क कर रही है। यहां पर बात होती है वर्किंग पर्सन्स की, ठीक है, प्लस दोज पीपल, दोज हु आर एक्टिवली सीकिंग वर्क। एक्टिवली सीकिंग वर्क का मतलब क्या है? काम ढूंढ रहे हैं और चाहते हैं कि जॉब मिल जाए, लेकिन अभी मिल नहीं रही है, ये लेबर फोर्स है। ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है हमें कि व्हाट, मतलब
अगर या तो वर्क कर रहे हैं तो जॉब मिल गई है तो तभी तो वर्क कर रहे हैं, या तो जॉब को ढूंढ रहे हैं। तो लेबर फोर्स हमें रिप्रेजेंट करती है, लेबर फोर्स का कॉन्सेप्ट हमें रिप्रेजेंट करता है, हमें बताता है टोटल सप्लाई ऑफ अवेलेबल, टोटल सप्लाई ऑफ अवेलेबल लेबर। कितनी इकोनॉमी में सप्लाई है टोटल लेबर की। अब सप्लाई दो तरीके की है, या तो ऑलरेडी वो जॉब कर रहे हैं, या तो कुछ लोग ऐसे हैं वो जॉब ढूंढ रहे हैं, भी मिली नहीं है लेकिन जॉब सर्च चल रही है, खोज जारी है। वहीं पर ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा वर्कफोर्स, वर्कफोर्स का एक नाम समझ जाओ, इसका जो दूसरा नाम होता है उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि लेबर फोर्स से कैसे लगे। वर्क फोर्स को बोला जाता है एम्प्लॉयड लेबर फोर्स। यहां पर हम बात करते हैं वर्कफोर्स के कॉन्सेप्ट के अंदर हम इंक्लूड करते हैं ओनली दोज पर्सन्स who are currently employed in productive activities, जिनके पास अभी जॉब है, जो जॉब कर रहे हैं। यहां पर क्या था, यहां पर कीवर्ड जो है लेबर फोर्स के अंदर बस ये वर्क फोर्स से अलग बना देता है लेबर फोर्स के कॉन्सेप्ट को। यहां पर हम एक्टिवली सीकिंग वर्क फोर्स की भी बात कर रहे थे, एक्टिवली सीकिंग वर्क वाले पर्सन की भी बात कर रहे थे जो अभी जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी उनको मिली नहीं है। लेकिन वर्क फोर्स के कॉन्सेप्ट के अंदर सिर्फ उनको शामिल करा जाता है जो कि अभी एम्प्लॉयड है इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। अच्छा, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज क्यों बोला जा रहा है, अब हम ये भी बोल सकते थे हु आर करेंटली एम्प्लॉयड या हु आर इन जॉब्स। यहां पर यानी कि आप एम्प्लॉयड हो अच्छी एक्टिविटीज के अंदर जो कि इकोनॉमी की जीडीपी और नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करेंगी। ये नहीं कि आप शाम को निकल गए बाइक लेके चेन स्नैचिंग कर रहे हो औरतों की, या फिर आप ड्रग्स बेच रहे हो, बॉर्डर के उस पार बच्चे बेच रहे हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हो, महिलाओं को किडनैप कर करके बेचने लगे आप। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज वो होनी चाहिए, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज या क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं आती है इसके अंदर, इसलिए ये वर्ड लिखा जाता है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। तो यहां पर जो डिफरेंस है वर्क फोर्स में और लेबर फोर्स में, जो डिफरेंस हुआ वो किस वर्ड का हुआ, वो डिफरेंस है अनएम्प्लॉयमेंट का। इसको समझना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहां पर लिखा हुआ है लेकिन ये मेंस के पर्सपेक्टिव से लिखा हुआ है, लेकिन जो मैं यहां पर आपको ज्ञान दे रहा हूं यूपीएससी को प्रीलिम्स में ऐसी जो मिर्च मसाले वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, चटपटे कॉन्सेप्ट, यूपीएससी की नजरों में चटपटे कॉन्सेप्ट होते हैं। मतलब क्वेश्चन ऐसा आएगा आपको प्रीलिम्स के अंदर, आप कभी पेपर देखना, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे आएंगे आपको कि यार ये मैंने सुना तो है, यार ये क्वेश्चन में ये जो पूछ रहे हैं सुना है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट ये जो पूछ रहा है क्वेश्चन में जो कीवर्ड है ये मैंने सुन रखा है। आपका मन ये कहेगा आपसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर, लेकिन आप ये कहोगे यार इतनी गहराई से स्टेटमेंट पूछ रहा है भाई, मुझे क्या पता, मैंने इसके बारे में इतना कभी सोचा ही नहीं, ना कभी इतना सुना है। तो वहां पर आपका एज आता है ऐसी चीजों से कि जो दूसरे नहीं कर पाएंगे। वहां पर एक तो आपका सोचने का टाइम बचेगा ताकि आप दूसरे क्वेश्चन को एड्रेस कर सको, और प्लस कॉन्फिडेंटली आप फिर एलिमिनेट करके राइट आंसर तक पहुंच भी पाओगे। अब मेंस में ऑब्वियसली बात है कि आपको ये सब चीजें एक्सप्लेन करने को नहीं बोली जाती है, लेकिन कभी जैसे मेंस का कोई एक क्वेश्चन का पैटर्न बदल दिया यूपीएससी ने, मतलब मैं पेपर के पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ कि एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि यार ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था, ये तो इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन यार ये इसके ऊपर मैं लिखूं क्या यार, 15 मार्क्स के क्वेश्चन में, 10 मार्क्स के क्वेश्चन में दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ना, 10 नंबर वाले 10 क्वेश्चन, 15 नंबर वाले 10 क्वेश्चन, 250 नंबर का पेपर। तो अगर पूछ लिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्क फोर्स एंड लेबर फोर्स, तो आपका वहां पर ये टाइम बचेगा, आपको पता रहेगा। या फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया लिटरेसी इज नॉट अ गारंटीड फैक्टर फॉर एजुकेशन,
डू यू एग्री, जस्टिफाई योर ओपिनियंस। तो आपको पता रहेगा कि मुझे क्या लिखना है यहाँ पर, फिर आप मन गढ़ंत कहानियां लिख के ब्लफिंग नहीं करोगे। तो यहां पर मेन डिफरेंस है अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का। तो यानी कि अगर ध्यान से सुनना, अगर आप लेबर फोर्स में से माइनस कर दो, लेबर फोर्स में से माइनस कर दो वर्क फोर्स को, तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा दैट इज नंबर ऑफ पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड। तो ये फॉर्मूला बन जाता है एक तरीके से, लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स इज इक्वल टू अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक फॉर्मूला है, याद रखना है इसको। तो यहां पर लेबर फोर्स के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, या तो वो एम्प्लॉयड हैं, वर्क कर रहे हैं, या तो वो अनएम्प्लॉयड है, एक्टिवली दे आर लुकिंग फॉर जॉब। तो लेबर फोर्स के अंदर, लेबर फोर्स के कॉन्सेप्ट के अंदर आप किन किन को शामिल कर सकते हो। एक मिनट के लिए हम पहले इसको मिटा देते हैं। लेबर फोर्स के अंदर आप किस किस को शामिल कर सकते हो। यहां पर एक तो बात आ जाएगी सैलरीड पर्सन्स की, उसके बाद यहां पर बात आ जाएगी सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की, फिर यहां पर बात आ जाएगी पार्ट टाइम वर्कर्स की। पार्ट टाइम वर्कर समझते हो ना, फुली एक जॉब में, मतलब 9 to 5 की नौकरी नहीं कर रहे हैं, कुछ कुछ टाइम मतलब वो अपना इन्वेस्ट करते हैं और अपना मतलब जो भी उनका पैसा बनता है उतना टाइम इन्वेस्ट करके वो ले आते हैं। लेकिन यहां पर जॉबलेस लोगों की भी बात आती है। लेकिन कैसे जॉबलेस, के घर पे ऐसे मजे मार रहे हैं? नहीं, ऐसे जॉबलेस लोग हु आर एक्टिवली इन्वॉल्व, लगातार मतलब वो देखे जा रहे हैं, दोस्तों से पूछ रहे हैं भाई कोई जॉब हो तो यार बता दे यार, है ना यार, तुम्हारे यहाँ एक वो वैकेंसी निकली थी मुझे बता दो यार, मुझे नीड है थोड़ी जॉब की। दे आर एक्टिवली हंटिंग फॉर जॉब्स, दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन जॉब हंटिंग। तो ये जो लेबर फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये रिप्रेजेंट करता है इकोनॉमी में ह्यूमन रिसोर्स पोटेंशियल कितनी है, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो ना एचआर। ह्यूमन रिसोर्स पोटेंशियल कितनी है इकोनॉमी के अंदर। और जबकि जो वर्कफोर्स होता है, आप यहां पर ऐसे सेगमेंट ऑफ लेबर फोर्स की बात करते हो, ऐसे सेगमेंट ऑफ लेबर फोर्स की आप यहां पर बात करते हो जिसके अंदर आप जो एक्टिवली सीकिंग वर्कफोर्स है बस उसको हटा देते हो, जो कि ऑलरेडी एंगेज इन पेड वर्क या फिर दे आर इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। यहां पर सिर्फ वही लोग आते हैं, ओनली दोज हु आर एम्प्लॉयड। और ये रिप्रेजेंट करता है कि जो करंट आउटपुट है लेबर का, करंट आउटपुट है जो लेबर का इकोनॉमी के अंदर, करंट आउटपुट ऑफ लेबर वो कितना है। ठीक है, तो अगर आपको मैच करते ना जैसे हम, कि इस चीज को उस तरफ ले जाओ तो ये प्लस में बन जाएगा। अगर इसी फॉर्मूले से अगर मुझे लेबर फोर्स निकालनी है, सिर्फ लेबर फोर्स निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, वर्कफोर्स जो कि एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है, और प्लस जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो। ठीक है, मैंने WF को, वर्कफोर्स को इस तरफ ले गया राइट हैंड साइड, तो ये मेरे पास लेबर फोर्स का एक फॉर्मूला आ गया। और सिमिलरली अगर आपको यहां से वर्कफोर्स निकालना है तो आप क्या करोगे, इसको इस साइड ले जाओ प्लस बनाने के लिए, लेबर फोर्स यहीं पर रहेगा, ये अनएम्प्लॉयड जो है ये भी प्लस में था, ये माइनस में आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से आप या तो ये वाला फॉर्मूला बना लो या फिर ये वाला फॉर्मूला निकाल लो, आपकी मर्जी। तो यानी कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं,
अगर आपके लेबर फोर्स में 100 लोग हैं, 100 पीपल आर देयर, उन 100 में से जो 10 हैं लोग, जो 10 लोग हैं वो अभी बेरोजगार हैं, अभी के लिए दे आर अनएम्प्लॉयड, दे आर एक्टिवली सीकिंग जॉब, लेकिन अभी जॉब लगी नहीं है। ठीक है, तो आपकी वर्कफोर्स कितनी आ जाएगी? वर्कफोर्स का फॉर्मूला क्या था? लेबर फोर्स कितनी है? 100 माइनस अनएम्प्लॉयड लोग कितने हैं? 10। तो लेबर फोर्स में आ जाएगा, सॉरी, आपके वर्क फोर्स के अंदर आ जाएगा, आपकी लेबर फोर्स है 100, अनएम्प्लॉयड लोग हैं 10, तो ये आपकी वर्क फोर्स जो टोटल निकल कर आएगी, इट विल बी ऑफ 90 पीपल। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई डाउट? आगे बात करते हैं दोस्तों। उसके बाद अब यहां पर इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। यहां पर हमें बोला हुआ है, हम बात करने वाले हैं यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ फीमेल्स। टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट। तो हमारी जो टोटल फीमेल पॉपुलेशन है, यानी कि भारत के अंदर टोटल जितनी महिलाएं हैं, ठीक है, और जब बात एम्प्लॉयमेंट की हो रही है तो हम यहां पर कौन सी महिलाओं की बात करेंगे? हम यहां पर वर्किंग एज पॉपुलेशन की बात करेंगे, वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो आउट ऑफ द टोटल फीमेल पॉपुलेशन, या हम ऐसा भी कह सकते हैं आउट ऑफ द टोटल फीमेल वर्किंग एज पॉपुलेशन, सिर्फ 22%, 21.9, 22 ही बन जाएगा, सिर्फ 22% जो महिलाएं हैं वो वर्क फोर्स का पार्ट है। अब वर्क फोर्स का पार्ट है तो बताओ वो क्या है? यहां पर हम अनएम्प्लॉयमेंट वाली महिलाओं की भी बात कर रहे हैं क्या, या फिर जो जिनके पास अभी सिर्फ जॉब है, सिर्फ उसकी बात हो रही है? बताओ। जिनके पास जॉब है, दोज हु आर एक्टिवली सीकिंग जॉब, क्या उसको भी मैं इंक्लूड कर दूं उसमें? नहीं। अब समझे कि ये मैं क्यों नॉर्मली नहीं पढ़ाना चाहता था, ये इसलिए मैंने पहले ये वाले कॉन्सेप्ट समझाया आपको। तो अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ऑलरेडी रिया, आकांक्षा, हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, है ना। ये सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा देता है ये वाला सर्वे। और इसको साल में जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है हमारे देश में, कौन सा डॉक्यूमेंट होता है वो? बजट से एक दिन पहले आने वाला, 31 जनवरी को। 1 फरवरी को बजट आता है, 31 जनवरी को क्या आता है हमारे देश में, क्या रिलीज करा जाता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा? इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे में इसको यूज करा जाता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को। तो अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की जो रिपोर्ट है 2018-19 की, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ओनली 20% जो रूरल फीमेल्स हैं, 19.7, 20% बन जाएगा राउंड फिगर में, 20%, सिर्फ 20% जो गांव में रहने वाली जो महिलाएं हैं, और 16% शहर में रहने वाली जो महिलाएं और जो औरतें हैं, वो लेबर फोर्स का पार्ट है। अब लेबर फोर्स में क्या मैं जो जॉब कर रहे हैं महिलाएं जो कर रही हैं उनको इंक्लूड कर सकता हूं? बिल्कुल। और जो एक्टिवली सीख कर रही हैं वर्क को, जॉब ढूंढ रही हैं, अभी बेरोजगार है, उनको भी शामिल कर सकता हूं? बिल्कुल। अब समझ गए? तो कुल मिलाकर अगर हम 100 बातों की एक बात करें, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 19% है रूरल फीमेल्स के लिए, और 14.5% है अर्बन फीमेल्स के लिए। यहां पर एक चीज देख रहे हो कि गांव में रहने वाली जो महिलाएं हैं
वो हमें ज़्यादा एम्प्लॉयड नज़र आ रही हैं एज कंपेयर टू शहर में रहने वाली जो महिलाएं हैं। क्यों? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में क्या बता रहा है? 19% 19% जो रूरल फीमेल, मतलब जो रूरल फीमेल्स हैं, वो 19% वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का पार्ट है, जबकि शहर की जो औरतें हैं, फीमेल्स हैं, वो 14.5% है। नंबर कौन सा बड़ा है? 19%। तो गांव में रहने वाली जो महिलाएं हैं, जो फीमेल्स हैं, वो ज़्यादा एम्प्लॉयड है। अभी हम इसके पीछे रीज़न जानेंगे, इसके पीछे रीज़न क्या है, लेकिन उससे पहले एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ रहा है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, WPR। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। अगर आपने वर्क फोर्स को समझ लिया, लेबर फोर्स को समझ लिया, तो ये भी समझ में आ जाएगा। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट, इट इज अ की इकोनॉमिक इंडिकेटर, काफी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर ये माना जाता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, जो कि हमें ये दिखाता है, इट शोज द परसेंटेज ऑफ total population that is employed, जो एम्प्लॉयड है या फिर एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। एक ही बात है, एम्प्लॉयड है या एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, दे आर नॉट सीकिंग वर्क। इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको वर्कर पॉपुलेशन रेशियो को निकालना है, WPR को अगर आपको निकालना है, इसका फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। अब दोस्तों, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि ये सर क्यों बता रहे हैं फालतू में, यहाँ पर तो ये दे भी नहीं रखा है। मुझे, अगर आपके मन में ऐसा डाउट है, तो मुझे लगता है कि आपने शायद से अपनी सारी 6 to 12 की NCERT नहीं पढ़ रखी है। क्लास 12th की सोशियोलॉजी की NCERT की तरफ जाकर देखो, 2 NCERTs होती हैं सोशियोलॉजी की, वहाँ पर ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आपके ये बियॉन्ड UPSC जाकर मैं आपको बहुत ज्ञानी बनाना चाहता हूँ, या फिर एक तरीके से कि मैं एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ जिसकी नीड भी नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन आपको उस चीज़ का ज्ञान मिल जाए। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। ये सारी काम की बातें हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। PYQs चेक करो, NCERTs वगैरह में जो चीज़ें दे रखी हैं, तो अभी तक अगर जैसे क्वेश्चन नहीं भी आए तो फ्यूचर में बन सकते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, तो WPR का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। तो सिंपल सी बात है, अगर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जितना हाई निकल कर आएगा, तो वो हमें क्या शो करेगा? वर्कर पॉपुलेशन जितना हाई होगा वो हमें शो करेगा that in our economy there is greater economic participation of population। लोग जो हैं ज़्यादा काम वगैरह कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अगर ग्रेट है तो डेट मीन्स दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर टू नेशनल इनकम और GDP। इसको ट्रैक कैसे करा जाता है, कैसे पता लगाएं वर्कर पॉपुलेशन वगैरह कितना है? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो को अच्छे तरीके से पता लगाने के लिए ये जो रिपोर्ट है ना, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, इसके आंकड़ों को यूज करा जाता है।
वर्कर पॉपुलेशन रेशियो को अच्छी तरीके से कैलकुलेट करा जाता है हमारे भारत में थ्रू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की जो रिपोर्ट होती है उसके माध्यम से, उसके द्वारा। क्यों? टोटल पॉपुलेशन कितनी है ये तो चलो हमें सेंसस वगैरह से पता लग जाएगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं वो हमें पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से पता लगता है। फिर हमें सिंपली उसको इंटू 100 करना होता है, क्योंकि आप जानते हो परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा हम इंटू 100 करते हैं। जैसे आप अपनी स्कूल एग्ज़ाम्स की परसेंटेज वगैरह निकालते हो, है ना, कॉलेज के एग्ज़ाम्स की परसेंटेज निकालते हो, तो आप क्या करते हो कि जितने मार्क्स आपको मिल रखे हैं सारे सब्जेक्ट्स के अंदर प्लस टोटल जितने सारे सब्जेक्ट्स के मिलाकर टोटल नंबर ऑफ मार्क्स के जितने पेपर थे इंटू 100, तो आपकी परसेंटेज आ जाती है। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में परसेंटेज निकालनी है तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कहाँ से मिलेंगे आपको? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से। टोटल पॉपुलेशन पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से भी मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा रिलायबल जो चीज़ होती है वो आप सेंसस यूज़ कर सकते हो, लेटेस्ट सेंसस। जैसे अभी हमारे देश में लेटेस्ट सेंसस हम 2011 के सेंसस को ही कहेंगे, और प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि 26 में कंडक्ट होने वाला है सेंसस। हो जाता है तो फिर 2026 का माना जाएगा। अब वो डिपेंड करता है 26, 27, 28, तो वो यार सब सिंपली मतलब सरकार के ऊपर है, प्रधानमंत्री के ऊपर है, लेकिन वही वाली बात है, प्रधानमंत्री की बातें कुत्तों खिलाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आप अच्छे से समझ के होगे कि इट इंडिकेट्स प्रपोर्शन ऑफ पीपल इन अ कंट्री, सारे एज ग्रुप्स में हु आर एंगेज इन इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव वर्क, वो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है। और ये हमें मदद करता है ताकि हम एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को समझ सकें और नेशन की जो पॉपुलेशन के जो टोटल पॉपुलेशन में से जो लोग हैं वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, क्लियर हुई आपको ये वाली चीज? तो रूरल एरियाज में अगर हम गांव की बात करें, इन रूरल एरियाज ड्यूरिंग 2018 टू 19, 2018 से 19 तक 71.1%, राउंड फिगर में 71% मान लो इसको, 71% फीमेल वर्कर्स जो थी दे वर एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। 6%, ये रूरल एरियाज की भी बात हो रही है, गांव में 71% फीमेल वर्कर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज्ड हैं, एम्प्लॉयड हैं। 6% एंगेज्ड हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर, और 9% एंगेज्ड हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। ये गांव की बात हो रही है। जब ज़्यादातर औरतें हमारे देश की, अब तो ये फिनोमिना रियलिटी है जिसका मैं नाम अभी बोलने जा रहा हूं आपको, और इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ भी चुका है। ज़्यादातर औरतें जब एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व हो जाती हैं, जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है 71%, बहुत बड़ा नंबर है एज कम्पेयर टू 6% कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर, 9% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। गांव में 71%, 70% से भी ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। इसको कहा जाता है इस फिनोमिना को फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। आप ऐसा भी कह सकते हो उसको, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, या फिर फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, कुछ भी कह लो। यानी कि खेती बाड़ी को जैसा देखा जा रहा है, या खेती बाड़ी जो चल रही है वो मर्दों के अलावा औरतों की वजह से भी चल रही है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि गांव में इतनी सारी औरतें इंटरेस्टेड है खेती बाड़ी वगैरह करने में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सिर्फ 6%, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब वो कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर कर रही है, कुछ भी हो सकता है, वो अचार हो सकता है, पापड़ हो सकता है, कारपेट हो सकता है, झाड़ू हो सकती है, कोई भी ऐसी वो चीज़ बना रहे हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर आप जानते हो, मतलब घर वगैरह कहीं बिल्डिंग वगैरह बन रही है तो वहाँ पर ये ईंट का, सीमेंट का, चूने वगैरह का ऐसा काम करना। लेकिन
या फिर हाईवे वगैरह कोई बन रहा है, सरकारी प्रोजेक्ट है तो कंस्ट्रक्शन करना। कंस्ट्रक्शन किसी भी चीज़ की हो सकती है, कंस्ट्रक्शन सिर्फ घर की नहीं होती है, वो आप समझदार हो, समझ गए होगे। लेकिन मेन चीज़, हमारा जो मेन फोकस है वो उस पर होना चाहिए कि यार 70% औरतें गाँव के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं। ऐसा क्यों? बहुत बड़ा नंबर है ये परसेंटेज का। बिकॉज उनके जो मेल काउंटर पार्ट्स होते हैं, जो उनकी मेल काउंटर पार्ट्स हैं, अब मेल काउंटर पार्ट्स में वर्ड लिख रहा हूं तो कंफ्यूज मत हो जाना, मैं सिंपली यानी कि औरतों के हस्बैंड की बात कर रहा हूं। जो उनके हस्बैंड्स हैं, ये फेमिनाइजेशन एग्रीकल्चर सेक्टर के पीछे, या इतनी सारी औरतें एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एंगेज्ड हैं, इसके पीछे जो रीज़न है कि उनके जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं, कहां पर? अर्बन, जस्ट अ मिनट, वो माइग्रेट कर जाते हैं अर्बन एरियाज में, और इसको हम कहते हैं, इस प्रकार की माइग्रेशन को हम कहते हैं रूरल टू अर्बन, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, इसको हम कहते हैं रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। तो भाई क्यों चले गए शहर? क्या तंग आ गए अपनी औरतों से, या उनको कष्ट दुख तकलीफ में छोड़कर जाना है? शहर वो इसलिए चले गए क्योंकि उनको ये लगता है शहरों में अपॉर्चुनिटीज, अर्बन एरियाज में क्यों गए? उनको ये लगता है कि शहरों में जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो ज्यादा है। अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है तो उनको ये लगता है कि जो इनकम है हमारी गांव में बढ़ नहीं पा रही है, गांव में सिर्फ खेती बाड़ी ही है करने को, शहरों में जाकर कुछ भी कर लेंगे, छोले भटूरे की दुकान पे काम कर लेंगे, स्वीट शॉप पे काम कर लेंगे, समोसे की दुकान पे काम कर लेंगे, ऑटो चला लेंगे, रिक्शा चला लेंगे। बड़े बड़े सपने बड़े बड़े शहरों में देखे जाते हैं, ऐसी सोच के साथ ये शहर जाते हैं। अब वो अलग बात है, वो हम जानेंगे आगे चलकर कि होता क्या है शहर में जाने से, क्या कुछ किसी की चांदी लग पाती है क्या, या फिर और पर्सन दुखी हो जाता है। लेकिन पर्सन ये सोचते हैं कि मतलब मेल काउंटर पार्ट्स हस्बैंड जो होते हैं औरतों के, वो ये सोचते हैं कि शहर जाएंगे और वहाँ पर ज़्यादा इनकम हमें मिल जाएगी, और उसका कुछ प्रतिशत, अगर पूरी मंथली इनकम का 20 से 25% बचाकर अगर गांव में भेजेंगे तो वो पैसा एक तो खेती बाड़ी के काम आ जाएगा, घर को चलाने के, हाउस होल्ड को चलाने के काम आ जाएगा, बच्चों की स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, बिजली का किराया, ये सब आराम से निकल जाएगा। गांव में भी तो ये सब चीज़ें होती हैं। गांव के बच्चे क्या मतलब स्कूल नहीं जाते क्या, या वो ट्यूशन नहीं लगवाते क्या? और बिजली का किराया मतलब आपको कहे सर गांव में तो बिजली फ्री की होती है, लोग चोरी करके डाल देते हैं। ऐसा नहीं होता हर जगह पर। लोगों के खेतों में ट्यूबवेल लगे होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होता है। बहुत सारी जगह पर सरकार गांव में मीटर्स भी लगवाने लगी है। तो ये सब चीज़ों के लिए खर्चा जो है, खर्चा तो है ही। मतलब अब जैसे चलो ये सब चीज़ों को भी हटा दो, घर का राशन पानी तो आएगा ना। सारी चीज़ें खेती बाड़ी से थोड़ी ना मिल सकती हैं। आपके कहने को बहुत सारे खेत है तो हर प्रकार, मतलब हर प्रकार की चीज़ आप क्या अपने खेत से निकाल लोगे? मतलब आपके घर में हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, अदरक, दूध, सब कुछ मतलब आपकी खेती बाड़ी से और एलिड एक्टिविटीज से हो जाएगा, एग्रीकल्चर एलिड एक्टिविटीज से? असंभव। तो उसके लिए पैसा जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर इज अ रिस्की बिजनेस, उससे पैसा निकालने का सोचेंगे तो यार आत्महत्या करनी पड़ेगी। तो शहरों में चले जाते हैं। अब जब शहर में चले गए हैं तो बीवी को लेकर क्यों नहीं जा रहे हैं? बीवी बच्चों को जनरली फिर गांव में छोड़ दिया जाता है ऐसे लोगों के द्वारा। कोई नफरत नहीं है, कोई नफरत नहीं अपनी बीवी बच्चों से। मर्द ये कहकर जाते हैं हम शहर में सेटल हो जाएंगे तो तुम्हें भी बुला लेंगे, थोड़ा सा हमें समय दो। अब वो समय कितना भी हो सकता है, कुछ महीनों का, कुछ सालों का, या पूरी जिंदगी का ये पैटर्न चलता रहे कि महीने में एक बार या सैटरडे संडे चक्कर लगा लिया अपने गाँव में। लेकिन ज़्यादातर काम जो कर रहे हैं वो शहर में कर रहे हैं और रेंट वेंट लेकर शहर में रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ उनका रिक्शा या फिर उन्होंने कोई भल्ले पापड़ी की दुकान खोल रखी है, समोसे की दुकान खोल रखी है, तो वो उनकी बढ़िया चल रही है, शहर में रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है और कमाई के साधन बन रहे, मतलब अच्छे खासे बन रहे हैं। लेकिन
अब एग्रीकल्चर लैंड जो पीछे रह गया उसको आग लगा के थोड़ी ना बीवी बच्चों को ले जाएंगे। तो बीवियां ये कहती हैं कि हम फिर खेती बाड़ी संभाल लेंगे। बेसिक काम तो वो जानती थी, देखती थी अपने मर्दों को कि अच्छा फसलों की कटाई वगैरह कैसे होती है, बीज कैसे बोए जाते हैं, कितना पेस्टिसाइड्स वीडिसाइड्स मैन्योर वगैरह डालना है खेत के अंदर। फिर पूरी तरीके से जो कमांड है खेती बाड़ी की वो फिर इनके हाथ में आ जाती है, क्योंकि अब मर्द चले गए हैं शहर और खेती बाड़ी बर्बाद थोड़ी ना करनी है, सूखा थोड़ी ना पड़े रहने देना है। जितना इनसे जैसी मेहनत बन सके उतनी करने की कोशिश करती हैं। जो ट्रेनिंग है, इस चीज़ की जो शिक्षा है, वो मर्द अपने साथ काम पर लगाते लगाते जब कटाई वटाई का सीजन आता था, हार्वेस्टिंग का टाइम आता था, सोइंग का टाइम आता था, थ्रेशिंग वगैरह ये सब करवानी पड़ती थी, तो ये औरतों को अपनी बीवियों को लगा लेते थे खेतों पे। तो औरतों ने उस काम को समझा हुआ है और कोई दिक्कत आएगी तो फोन पे बात कर लेंगी। तो ये रीजन है कि वाई वी सी दिस फिनोमिना ऑफ फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ वर्कर्स, और मतलब फीमेल वर्कर्स 70%। समझ में आया क्या रीजन? अब देखो इसके ऊपर एक मेंस का क्वेश्चन बन सकता है और आया भी हुआ है पास्ट में। आकांक्षा, मयूर, रिया, कोई दिक्कत आई इस फिनोमिना को समझने में कि फेमिनाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्या है, या फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, सॉरी फेमिनाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स नहीं, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर क्या है? ठीक है, रीजन समझ में आया आकांक्षा कि क्यों हो रहा है ऐसा? तो अमंग फीमेल वर्कर्स, अब हम अर्बन एरियाज की तरफ अपना रुख मोड़ते हैं। अब हम बात करते हैं अर्बन एरियाज के बारे में। तो अमंग्स फीमेल वर्कर्स इन अर्बन एरियाज एक सेक्टर का यहां पर लिया जा रहा है अदर सर्विसेज सेक्टर। अब अदर सर्विसेज सेक्टर किसको बोला जा रहा है? ये कोई सेक्टर होता है? ये कोई सेक्टर नहीं है, यहां पर आपको बताया जा रहा है सर्विसेज अदर देन ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन। शहरों में औरतें, बस आप ये सारे सेक्टर्स हटा दो, ट्रेड को हटा दो, होटल को हटा दो, रेस्टोरेंट को हटा दो, ट्रांसपोर्ट को हटा दो, स्टोरेज को हटा दो, कम्युनिकेशन को हटा दो, इसके अलावा कुछ भी औरतें काम कर रही हैं वो अदर सर्विस सेक्टर के अंदर आएगा। बस ये ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन को साइड कर दो, इसको परे कर दो। तो आप कहोगे फिर इसके अलावा सर काम ही क्या बचा? अरे बहुत सारे काम है। कॉल सेंटर में काम करना, एमएनसीज में काम करना, नॉर्मल किसी फैक्ट्री वगैरह में जाकर काम करना। शहरों में औरतें अदर सर्विस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलती हैं। बस अदर सर्विस सेक्टर के अंदर क्या चीज़ें नहीं आएंगी? ट्रेड नहीं आएगा, होटल नहीं आएगा, रेस्टोरेंट नहीं आएगा, ट्रांसपोर्ट नहीं आएगा, स्टोरेज नहीं आएगा, कम्युनिकेशन नहीं आएगा। बाकी कोई सी भी जॉब अगर औरतें कर रही हैं तो वो अदर सर्विस सेक्टर का पार्ट है। सबसे ज़्यादा अदर सर्विस सेक्टर में शहरों में औरतें, शहरी शहरी लड़कियां काम करते हुए जॉब को सीख, मतलब नॉट सीकिंग जॉब बट दे आर एक्चुअली एम्प्लॉयड इन अदर सर्विस सेक्टर इन अर्बन एरिया। शहरों की बात हो रही है सिर्फ, यहां पर कीवर्ड पर ध्यान देना। उसके बाद अगर अदर सर्विस सेक्टर में नहीं दिखती औरतें तो फिर कहां दिखेंगी? सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इन अर्बन एरियाज, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। फिर वो फैक्ट्री वगैरह के अंदर आपको काम करते हो या फिर किसी इंडस्ट्री वगैरह के अंदर काम करते हो आपको दिखेंगे, और वो इंडस्ट्री फैक्ट्री कुछ भी बना सकती है, जूते बना रही है, कपड़े बना रहे हैं, कुछ भी। और अदर सर्विस सेक्टर के अंदर हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया था ना, ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट्स। उसके बाद शहरों में जो आपको लड़कियां दिखती हैं वो आपको ट्रेड, होटल या रेस्टोरेंट्स के काम में दिखेंगी। ट्रेड यहां पर मतलब एक तरीके से वो बिजनेस में मैंने, होटल और रेस्टोरेंट्स, मगर होटल रेस्टोरेंट का मतलब ये है या तो वो किसी होटल या रेस्टोरेंट में एज अ शेफ काम कर रही हैं, या एज अ रिसेप्शनिस्ट काम कर रही हैं वहां पर, या फिर अपना खुद का एक फूड आउटलेट खोल लिया है अपने स्टाफ को रखकर। मोमोज की दुकान, चाउमीन की दुकान, चाप की दुकान, पनीर, ये जो तंदूरी पनीर होता है इसकी दुकान, खाने पीने की दुकान, जो भी है, गोलगप्पे की दुकान वगैरह, या कुछ अच्छा आउटलेट इन्होंने अपना खोल लिया होता है शहर में। तो शहर में औरतें जो है अदर सर्विस सेक्टर में सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में आपको एंगेज होती नजर आती है। फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, अदर सर्विस सेक्टर में कितनी
45.5 या फिर 46%। मैन्युफैक्चरिंग में कितनी, 24.5%। और ट्रेड, होटल या रेस्टोरेंट के धंधे में 13.8%, यानी कि 14%। अगर हम औरतों के पॉलिटिकल स्टेटस की बात करें, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वाली चीज हमारी खत्म हो गई। अगर हम औरतों के पॉलिटिकल स्टेटस की बात करें तो हमें 9% औरतें जो हैं, हमारे पार्लियामेंट के दो हाउसेस होते हैं ना, लोकसभा राज्यसभा, 9% औरतें जो होती हैं वो हमें एंगेज, नॉट सॉरी, एंगेज नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पर बोलना चाहिए रिप्रेजेंटेड, वीमेन रिप्रेजेंटेशन की बात यहाँ पर हो रही है कि वो एमपी कितनी बनेंगी। तो 9% विमेन एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमें देखने को मिलती है अपर हाउस के अंदर। आकांक्षा, अपर हाउस कौन सा हाउस होता है, लोकसभा के राज्यसभा? राज्यसभा। और अराउंड 11% औरतें आपको एमपीज दिखेंगी इन लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा। पूरी दुनिया में अगर हम ये देखें कि औरतें कितनी रिप्रेजेंटेड हैं एज पार्लियामेंटेरियंस, एज एमपीज, अलग अलग कंट्री में जो भी पार्लियामेंट है और वहां पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होती हैं, और उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में जो टोटल नंबर ऑफ लोग हैं उसमें कितनी औरतें हैं, फीमेल का रिप्रेजेंटेशन कितना है अपने अपने देश के पार्लियामेंट में, इंडिया की रैंक इस चीज में आती है 99। और जो विमेन की जो एक्चुअल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट के अंदर, उसमें इंडिया रैंक करता है 151 ग्लोबली अक्रॉस 190 कंट्रीज। ये 2019 के डेटा, आंकड़े, रिपोर्ट वगैरह ये हमें बताते हैं। तो आकांक्षा, ये नंबर अच्छा है कि बुरा है? आउट ऑफ 190 कंट्रीज इंडिया की जो रिप्रेजेंटेशन है, इंडिया का जो रैंकिंग है वो 151 है इन टर्म्स ऑफ विमेन्स एक्चुअल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट के अंदर कितनी औरतें रिप्रेजेंटेड हो पाती हैं, इस चीज की रैंकिंग अगर निकाली जाए तो 190 में से 151 रैंकिंग आती है हमारी भारत की। सही है आकांक्षा, गलत छवि है? बहुत बुरी छवि है इसमें इंडिया की। तो क्या औरतों की पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए हमारे देश में कुछ करा नहीं गया क्या? बिल्कुल करा गया है। हमारे देश में आए थे 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स एक्ट संविधान में। ये चीज आपने लक्ष्मीकांत से सुनी होगी। 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट ना एक ही साथ आए थे। 73rd इज अबाउट रूरल लोकल बॉडीज, जिसको आप क्या कहते हो, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट वाज अबाउट अर्बन लोकल बॉडीज, जिसको आप क्या कहते हो, शाबाश, म्युनिसिपैलिटीज। तो जब ये अमेंडमेंट एक्ट आए, कब आए? दोनों के दोनों आते हैं 1992 में आ जाते हैं और 1993 से इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, 73rd भी सेम टाइम पे आया था, 74th भी सेम टाइम पे आया था। 73rd गांव के लिए था, 74th था शहरों के लिए। विद दिस अमेंडमेंट एक्ट हमने एक 3rd टीयर की गवर्नमेंट बनाई। अभी तक 2 टीयर की होती थी इससे पहले। टीयर मतलब लेवल, सेंट्रल लेवल जिसको आप यूनियन लेवल भी कहते हो, स्टेट लेवल। जब ये अमेंडमेंट एक्ट आए तो 3rd लेवल की गवर्नमेंट बनी हमारे देश में, लेकिन वो 3rd लेवल 2 कैटेगरीज में बाइफर्केटेड था। एक गांव के लिए विच वॉज पंचायत, शहरों के लिए विच वॉज म्युनिसिपैलिटीज। और 3rd टीयर ऑफ गवर्नमेंट कौन सी बनी? लोकल गवर्नमेंट। इसलिए मैं यहाँ पर नाम लिखा मैंने। ये चीज़ आपको लक्ष्मीकांत से भी वैसे पता ही है, रूरल लोकल गवर्नमेंट या रूरल लोकल बॉडीज एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट या फिर अर्बन लोकल बॉडीज। तो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट ने ये इंश्योर करा हुआ है कि औरतों की जो पार्टिसिपेशन है, औरतों की जो पार्टिसिपेशन है इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, सब आप देख रहे हो साथ में लिखा हुआ है, लाइन को ऐसे नहीं लिखना चाहिए था राइटर को, इनको लिखना चाहिए था। अगर यहाँ पर बात पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की हो रही है तो हम कौन से अमेंडमेंट की बात करेंगे इन दोनों में से, 73rd के 74th?
73rd की, क्योंकि 73rd इज अबाउट रूरल लोकल बॉडीज, उसका मतलब क्या होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। 74th इज अबाउट अर्बन लोकल बॉडीज, उसका मतलब क्या होता है म्यूनसिपैलिटीज। तो ये अमेंडमेंट्स ये इंश्योर करते हैं कि पार्टिसिपेशन जो है औरतों का इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, आप यहाँ पर इन म्यूनसिपैलिटीज भी लिखते हो, वहाँ पर लिख सकते हो, वहाँ पर बात होती है कि औरतों के लिए 1/3 सीट जो है वो रिजर्व होती है, 1/3 सीट्स जो है वो रिजर्व है। आज के समय में 30 मिलियन औरतें एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर एट ग्रास रूट लेवल। ग्रास रूट लेवल इसी 3rd लेवल को बोला जा रहा है। शहरों का ग्रास रूट लेवल क्या होगा? म्यूनसिपैलिटी लेवल का, ठीक है। और गांव का ग्रास रूट लेवल क्या होगा? पंचायत लेवल का। ग्रास रूट मतलब होता है जड़, सरकार की लेवल की जो जड़ है। सबसे टॉप की लेवल की गवर्नमेंट कौन सी है? सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बोल सकते हो। उसके बाद ग्रास रूट लेवल पे कौन सी है? गांव में है पंचायत, शहरों में है म्यूनसिपैलिटीज। साल 2019 में विमेन जो है टोटल ग्रास रूट लेवल में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थी, यानी कि टोटल महिलाएं जो कि लोकल गवर्नमेंट लेवल पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थी, यानी कि वो चुनकर सरपंच बनी थी, नगर पालिका की अध्यक्ष बनी थी, ऐसी लोकल बॉडीज में वो इलेक्ट होकर अगर आई थी, इनके भी इलेक्शंस होते हैं ना, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, पंचायत के भी होते हैं गांव में और म्यूनसिपैलिटीज के होते हैं शहरों में। तो 44% विमेन जो थी वो ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी का पार्ट थी, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थी। और 43% जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो थी ऑफ द इलेक्टेड हेड्स ऑफ द विलेजेस इन इंडिया, वो अभी औरतें हैं। यानी कि मतलब पहला वाला फैक्ट आपको ये बता रहा है, 44% टोटल ग्रास रूट लेवल पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो थी वो औरतें थी, और 43% जो इलेक्टेड हेड्स हैं गांव के, अलग अलग गांव के, ठीक है, वो औरतें हैं। बाकी मर्द हैं। तो ये चीज मतलब बढ़ रही है, लेकिन ये चीज 50% होनी चाहिए वैसे। अगर मर्द जो है उनकी 50% रिप्रेजेंटेशन है, तो औरतों की भी 50% रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और विमेन रिजर्वेशन बिल जो है कि लोकसभा में इस चीज़ को कर दिया जाए, लाइक 50% फॉर मेल्स एंड 50% फॉर फीमेल्स, उनकी सीट्स फिक्स कर दी जाए कि 50% सीटों पर महिलाएं जो होंगी वही एमपी बनेंगी, और बाकी 50% सीटों पर जो मर्द होंगे वो एमपी बनेंगे। तो हम कहेंगे फेयरनेस है। इट शुड नॉट बी 1/3, इट शुड बी 50-50%। ओके, तो इसी के साथ दोस्तों हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ये जो प्रोफाइल ऑफ विमेन इन इंडिया की जो सारी हेडिंग्स थी, ये जो सारे पॉइंट्स थे, एक एक टर्म को अच्छे से डीकोड करके हमने बहुत अच्छे से इसको समझा। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।